हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को मैसेज में इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग, MLM या नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कह लीजिए, जब आप उसको शुरू करते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें, कोई धोखा ना खाएं और कोई गलतियां ना हो और आपकी जो भी मेहनत हो उसका आपको उसके हिसाब से पूरा फल मिले। उसके लिए आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में आप नई शुरुआत कर रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी से टीएन्स में आ रहे हैं, दोनों में ही पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने के बाद मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा जिसमें, जैसा कि आप और मैं सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में चल रहा है और पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। और एक और फैक्ट है डायरेक्ट सेलिंग का कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें मेल से ज़्यादा फीमेल हैं और सक्सेसफुल भी ज़्यादा हैं। टॉप अर्निंग डायरेक्ट सेलर्स में 50% से ज़्यादा फीमेल हैं। फीमेल के लिए ये फील्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो। और हमारी जो कंपनी है वो हेल्थ के ऊपर काम करती है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कॉन्सेप्ट है, TCM कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत ही आसान बना दिया है मॉडर्न साइंस और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिल करके और ह्यूमन हेल्थ इंजीनियरिंग के साथ मिल करके नया रिसर्च करके। तो ये जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो केवल जो मेल हैं ये उनके लिए नहीं हैं, ये सबके लिए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो फीमेल के लिए हैं। तो फीमेल के लिए टीएन्स के कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से वो फीमेल हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक आज नहीं ख़त्म हो, कल ख़त्म हो या 2-3 दिन, जितना भी टाइम लगेगा और जितने भी आप लोगों के सवाल होंगे उन सब सवालों के जवाब दूंगा मैं फीमेल हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड कि फ़ीमेल हेल्थ के लिए टीएन्स में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा टॉपिक शुरू होगा बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में, तो थोड़ा टाइम मैं रोज़ ही बताऊंगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा चिल्ड्रन हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज का हम टॉपिक शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या यूँ कह लीजिए कि टीएन्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो टीएन्स ज्वाइन करने का डिसीजन हम क्यों लेते हैं? टीएन्स ज्वाइन करने का जो मेरा डिसीजन है और जो शायद आप लोगों का डिसीजन होगा, जो मैक्सिमम लोगों का डिसीजन होता है, उसके पीछे कुछ वजहें होती हैं। कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा वाई होना चाहिए। वाई मीन्स क्यों करना चाहते हैं आप, क्यों कर रहे हैं आप। मेरा जो वाई है और जो ज़्यादातर लोगों का वाई होता है, जो ज़्यादातर लोगों का रीज़न होता है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना, वो होता है बिग मनी, बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, इसके अलावा अच्छी लाइफस्टाइल, रिकग्निशन और फाइनली जो पैसिव इनकम है। वो पैसिव इनकम, वो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दो तरह की इनकम होती है। एक्टिव इनकम में जब वो होती है जब तक आप काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, काम बंद पैसा बंद, इनकम बंद। लेकिन पैसिव इनकम वो होती है कि जिसमें आप कुछ दिन काम करें और उस काम के बदले आपको लाइफ टाइम पैसा आता रहे। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनको रॉयल्टी आती है, जिन्होंने कोई बहुत बड़ी बुक लिख दी या गाना लिख दिया या कुछ ऐसा काम किया, उनको लाइफ टाइम रॉयल्टी आती रहती है। वो नहीं रहते तो भी रॉयल्टी आती है, मर जाते हैं तो भी रॉयल्टी आती है। या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा पहले से है, वो इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको बिना काम किए पैसा आता है। या जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है वो लीज या रेंट कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन हर किसी, ऐसे लोग 1 या 2% होते हैं, हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो एक आम इंसान कैसे पैसिव इनकम कमा सकता है, उसके लिए उसके पास एक ही रास्ता होता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो इन सब वजहों से हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, सिंस आपने वो काम चुना है जो आपको वो सब देने वाला है जो आपके पास आज नहीं है। मान लीजिए आज आप जो भी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, और आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में अगर आपको बहुत सारा पैसा भी मिल रहा हो, बहुत सारा मान सम्मान और पहचान भी मिल रही हो, और पैसिव इनकम की जिस दिन आप काम छोड़ देंगे उसके बाद भी पैसा आता रहेगा, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएंगे। क्यों आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में? जो चीज़ आपके पास पहले से ही है वो पाने के लिए आप नया काम क्यों शुरू करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग में तब आते हैं जब आपको ये सारी चीज़ें हासिल नहीं है और ये सारी चीज़ें पाने की आप ख्वाहिश रखते हैं। यानी जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वो ज़िंदगी को आप बदल देना चाहते हैं। आप एक लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं, आपके पास जैसा घर है उससे बड़ा घर चाहिए आपको, आपकी जो इनकम है उससे बड़ी इनकम चाहिए,
आपकी जो जान पहचान मान सम्मान है उससे ज़्यादा मान सम्मान और जान पहचान चाहिए आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा लाइफस्टाइल चाहिए, आपको पैसिव इनकम चाहिए, तो बातें हैं। तो जब आपको ज़िंदगी बदलनी है तो जो आपका डायरेक्ट सेलिंग में आने का फैसला लेने के बाद पहला कदम होना चाहिए वो होना चाहिए अपने आप को बदलने का, और सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलने का, अपने सोच को, अपने नज़रिए को बदलने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको सबसे पहले अपनी सोच, अपना नज़रिया बदलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो आज तक की सोच है या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने से पहले जो सोच है वो गलत है या सही है। वो गलत है सही है वो मैटर नहीं करता। जो भी है, अगर सही भी है तो भी बदलनी है, इम्प्रूव करना है उसको, उसमें इम्प्रोवाइजेशन होना है, उसमें चेंज होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सोच गलत है तो उसको सही करना है। हो सकता है आपकी सोच पहले से सही हो, लेकिन वो सही उस लाइफ के लिए थी जो आप लाइफ अब तक जी रहे थे। अब आपको एक नई लाइफ चाहिए, इसलिए आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। नई लाइफ चाहिए तो आपको नई सोच डेवलप करनी होगी। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं तो पहले से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और मैं टीएन्स में आया हूँ, तो मुझे सोच बदलने की क्या ज़रूरत है। तो आपको कम्प्लीटली बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आपकी सोच, सोच में जो बहुत सारे पहलू हैं वो पहले से बदले हुए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बदलने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टीएन्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में भी एक अलग स्थान और एक अलग अहमियत रखता है। यही वजह है कि टीएन्स को कुछ ऐसे मुकाम हासिल हुए हैं जो इससे सालों पहले से चल रही कंपनीज़ ने आज तक हासिल नहीं किया। आज तक कोई कंपनी जो दुनिया में जो टीएन से 3 गुना ज़्यादा समय से चल रही है, 4 गुना ज़्यादा समय से चल रही है, वो भी 200 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस डेवलप नहीं कर सकी। बहुत सारी कंपनियां आई गई, बहुत सारी मान्यताएं उनको मिली, बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला, बहुत सारा मान सम्मान मिला, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप और यूनाइटेड नेशंस के फ्रेंड होने का टाइटल उनको नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टीएन्स के साथ डिफरेंट है। तो आपने एक डिफरेंट कंपनी ज्वाइन की है तो उसके हिसाब से भी आपको अपने माइंडसेट में, आपकी सोच में, आपके नज़रिए में थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा। देखिए, जब तक आप अपना सोच नहीं बदलेंगे, अपनी सोच, अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, तब तक ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आपकी जो अब तक की सोच है, जैसा भी आप सोचते हो, सही सोचते हो, गलत सोचते हो, बड़ा सोचते हो, छोटा सोचते हो, ऊंचा सोचते हो, नीचा सोचते हो, डजंट मैटर। आप जैसा भी सोचते हो उसने आपको वो लाइफ दी जो आपकी लाइफ आज है। अगर कल को आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको सोच बदलनी ही पड़ेगी। आज मान लीजिए आपकी लाइफ ऐसी है जिसमें आपके पास एक 50,000 की बाइक है, एक छोटा सा घर है, एक नॉर्मल सी नौकरी है, तो आपकी सोच वैसी है। आप जिस तरह का खर्चा करते हैं, जैसी सोच है, जैसे आप लाइफ जीते, उस तरह की सोच है। लेकिन कल आप चाहते हैं कि आपके पास 50,000 की बाइक के बजाय 50 लाख की गाड़ी हो, 2 करोड़ का बंगला हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो, आपकी जान पहचान, आपका सम्मान ऐसा हो। तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से जो सोच होनी चाहिए वो सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब भी इंसान को अपनी ज़िंदगी बदलनी होती है तो उसको अपनी सोच बदलनी होती है। बिना सोच बदले हुए आपको सफलता नहीं मिल सकती लाइफ में, क्योंकि अगर सबकी सोच अच्छी, तो सबकी सोच होती है, समझदार तो सभी होते हैं, अपना फ़ायदा नुकसान तो सभी समझते हैं, लेकिन अगर सभी की सोच सक्सेस बनाने वाली सोच होती तो दुनिया में सभी सक्सेसफुल होते। तो कुछ बेसिक्स होते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वैसी सोच लानी पड़ेगी। बहादुर लोगों की सोच कैसी होती है, अगर आपको बहादुर बनना है तो आपको वैसा होना पड़ेगा। पॉलिटिशियन सारे होते हैं, लेकिन सभी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल कौन होगा, उसकी सोच कैसी होगी, वो उस पर डिपेंड करती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेसफुल लोगों जैसी आपकी सोच होनी चाहिए। और वो सोच के लिए आपको अपनी सोच में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन शुरुआत में बेसिक जो सोच में बदलाव का जो ज़रूरत है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उस फील्ड में बहुत बड़े एक्सपर्ट या 30 मार्खा हो सकते हैं, आप बहुत ही माहिर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्टूडेंट बन के ज्वाइन करना होता है। आपको अपने आप को ये समझाना होता है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मुझे सब कुछ सीखना है, मेरे लिए सब कुछ नया है और मुझे जो भी बताया जाता है वो मुझे पहले से नहीं पता है। तो जो मुझे बता रहा है वो सही है और उसी की बात मुझे माननी है। ये सोच आपको सबसे पहले अपने दिमाग में डालनी होगी। आपको एक कोरा कागज़ बन करके, एक स्टूडेंट बन करके, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए।
उसके बाद जो आपका स्पॉन्सर होता है, जो आपका अपलाइन होता है, जो आपका मेंटर होता है, वो हो सकता है दिखने में आपसे बुरा हो सकता है। मेरे साथ लाइफ में अभी बहुत सारे खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने वाले लोग, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग जुड़े हुए होंगे, लेकिन अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपसे पहले से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं आपसे इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। हो सकता है बाकी फील्ड में आप मुझसे बेहतर जानते हो, मुझसे दिखने में अच्छे हो, मुझसे बोलने में अच्छे हो, मुझसे ज्ञान आपका ज़्यादा हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपसे बेहतर मैं जानता हूँ, या आपका जो भी स्पॉन्सर, अपलाइन या मेंटोर है वो बेहतर जानता है, तो आपको उसी की बात माननी पड़ेगी। हो सकता है वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो आपसे छोटी उम्र का हो सकता है वो आपसे दिखने में आपकी तरह हैंडसम या ब्यूटीफुल ना हो। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। तो सबसे पहले तो आपको ये सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा, इस काम को करने के लिए, हर काम को करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, इस काम को करने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग में आप ज़्यादातर लोगों से मिलेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में मोस्टली लोग आपको फेलियर की कहानियाँ सुनाते हैं। वो फेलियर की कहानियाँ क्यों होती है और डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल वर्क में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, बाहर सोसाइटी में, कि लोग 10, 15, 20 हज़ार की भी नौकरी करते हैं तो उसके लिए बस में, ऑटो में ठूस के या लटक के भी ऑफिस जाते हैं। टाइम पे ऑफिस पहुंचना होता है, तो अगर लेट हो रहा है तो कोई भी बस मिली पहले से भरी भी हुई है तो भी उसमें लटक के जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम से ऑफिस पहुंचना है। लेकिन मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग के लिए वेल इन टाइम एडवांस में मैसेज किया जाता है, फिर भी लोग पूरी तरह से ट्रेनिंग में नहीं आते, सीखने के लिए नहीं आते। अब नई चीज़ है, सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। वहाँ पे जहाँ पे 10-15 हज़ार की सैलरी है, वहाँ पे इतनी मुश्किलें उठा के जा रहे हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि आप 10-15 लाख क्या 10-15 करोड़ महीना भी कमा सकते हैं, फिर भी आप नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका अटेंडेंस लगता है। नहीं जाने से हाजिरी कट जाएगी, सैलरी कट सकती है, डांट पड़ सकती है, नौकरी भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हैं। अब आप अगर ऑफिस नहीं जाते हैं या ऑफिस में ठीक से काम नहीं सीखते हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं, तो नुकसान किसको होगा? आपके बॉस को होगा। तो डेफिनेटली वो आपको डांटता है। यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पे आप खुद बॉस हैं, यहाँ पे आप खुद बॉस हैं। तो अगर आप सही से नहीं सीखेंगे, सही से नहीं काम करेंगे, तो नुकसान किसको होगा? आपको खुद को होगा। तो वो डंडा लेकर के, जो बॉस, दूसरा कोई बॉस नहीं है आपके पीछे पड़ने के लिए, वो डंडा लेकर के आपको खुद के पीछे पड़ना होगा। खुद का बॉस बनना बहुत मज़ेदार चीज़ है, कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं आप। लेकिन खुद का बॉस बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अपने पीछे डंडा लेके पड़ना पड़ता है, अपने लिए डिसिप्लिन डिसाइड करना पड़ता है, अपने लिए टाइम टेबल, अपना हिसाब खुद रखना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। बाकी फील्ड में आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पीछे डंडा लेके एक बंदा होता है। मैं भी पहले जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे बॉस ने मुझे डांटा है, मैंने बहुत सारे अपने जूनियर्स को डांटा है, गालियां भी दे देते हैं। मैंने अपने बॉस से गालियां सुनी है, मैंने अपने जूनियर्स को गालियां दी हैं काम सही से नहीं करने पे। और लोग 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए भी बॉस की गालियां सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर, आपका मेंटोर अगर किसी दिन ट्रेनिंग में नहीं आने के लिए सिर्फ एक बार हार्शली बोल दे, डांट दे, आप ईगो में आ जाते हैं। वो कौन होता है? वो मेरा मालिक है, वो मेरा बॉस है। नहीं है वो आपका मालिक और आपका बॉस। क्या आप नौकर ही बने रहना चाहते हैं? आप हमेशा यही चाहते हैं कि आप डांट केवल मालिक और बॉस से ही सुनेंगे? नौकर ही बने रहने का माइंडसेट है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नौकर सक्सेसफुल नहीं होते, मालिक सक्सेसफुल होते हैं। आपके मालिक खुद बनिए ना, मानसिकता बदलिए, सोच बदलिए, मालिक खुद बनिए। किसी दिन अगर आप ट्रेनिंग में नहीं जा पाए या लेट हो गए तो खुद को डांटिए, खुद को कंडेम कीजिए, ये मानसिकता डेवलप कीजिए कि शिट, हाउ बैड ऑफ मी, मैं ट्रेनिंग में टाइम से नहीं आया, 10 मिनट लेट पहुंचा। ऐसा जिस दिन करना शुरू करेंगे उस दिन आप सक्सेसफुल होने लगेंगे। और डेफिनेटली कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे साथ हुआ है, मुझे भी अपने अपलाइन की डांट का बुरा लगा है शुरुआत में, और मेरे डांट का बहुत मेरे टीम में लोगों को बुरा लगा है, और मेरे साथ कई बार हुआ है। लेकिन मैंने फिर सोचा इस चीज़ को कि आपको डांटता कौन है? जो आपके लिए, जो आपको अच्छा देखना चाहता है। आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे से मनमुटाव होता है, एक दूसरे की बात बुरी लग जाती है, आपके घर के जो भी आपका भला चाहता है वो आपका डांटता है। अगर आप दारू पीते हैं तो आपको दारू पीते हुए देख करके कौन डांटेगा? जो आपका भला चाहता है, जो नहीं चाहता कि आप दारू पी के बीमार हो जाएं।
जिसको परवाह ही नहीं है वो तो और बोलेगा अरे वाह तू तो एकदम किंग की तरह दारू पीता है, एक ही बार में ग्लास खाली कर देता है, क्योंकि उसके साथ तो आप बैठ के पीते हैं, कभी वो आपको पिलाता है, कभी उसको अब आप बीमार हो जाएंगे, आपका लिवर खराब हो जाएगा, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो क्यों डांटेगा आपको? आपको वही डांटता है जो आपका भला चाहता है। और डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाया गया है जिसमें जब तक नीचे वालों का फ़ायदा नहीं होगा ऊपर वालों का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो वो एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी टीम के लोगों को डांटता हूं तो मैं इसलिए डांटता हूं क्योंकि उनका फ़ायदा हो, उनका अच्छा हो, क्योंकि उसी से मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जब तक उनका अच्छा नहीं होगा मेरा अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सब आपको अपने आप पे लागू करके देखना है। अगर आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर, आपका मेंटोर आपको डांटता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है, तो भले ही वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें पहले आपका फ़ायदा छुपा हुआ है। आपको फ़ायदा होगा तभी उसको फ़ायदा होगा। तो एक तो ये आपको समझना है कि आपका जो अपलाइन, जो मेंटर, जो स्पॉन्सर, जो एक्टिव है, काम कर रहा है, जो एक्टिव नहीं है, जो लापरवाह है, उसकी बात सुनेंगे तो वो तो आपको लापरवाही सिखाएगा। लेकिन जो एक्टिव है, जो अच्छे से काम कर रहा है, जो अच्छे से कमा रहा है, जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, जो एक्टिव है, खुद काम करता है, मेहनत करता है, उसकी बात आपको सुननी है, सीखनी है, समझनी है और माननी है। और ये आपका अपना बिजनेस है। कई लोग सलाह देते हैं कि कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, कंपनी को ये बदलाव करनी चाहिए, कंपनी को ये बदलाव। कंपनी कौन है यहाँ पे आप क्या इस कंपनी के मातहत काम करने वाले कर्मचारी हैं क्या, एम्प्लॉई हैं क्या? हम सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। मिस्टर ली की कंपनी नहीं है अकेले की है, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हर बंदा कंपनी का मालिक होता है। यू आर योर ओन बॉस। कितनी बार बोला मैंने, और आपने सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा, यू आर योर ओन बॉस। आपकी कंपनी है ये। इसमें अगर कुछ अच्छा है तो आपका अच्छा है, अगर इसमें कुछ बुरा है तो आपका बुरा है। अगर इसमें कुछ बुरा है तो इसको इम्प्रूव करना सिर्फ मिस्टर ली की जिम्मेदारी नहीं है या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं, वो हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्यों एक दूसरे की बुराई करने में लगे? हम क्यों ना एक दूसरे के साथ मिलकर सपोर्ट से काम करें, एक फैमिली की तरह काम करें? अगर एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करना है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये लीडर्स की जिम्मेदारी है। और ये सीखने हम लीडर्स मिलकर ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर ही लेंगे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको अटेंड करें? मेरे लाइव को मैं वही देख रहा हूँ कि रेगुलर वही 70, 80, 100 लोग देखते हैं। अगर आप अपनी टीम के 5-5 लोगों को भी बोलेंगे ये लाइव देखने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि कल का लाइव ये 500 लोग देख रहे होंगे, उसके दिन ये लाइव 2500 लोग देख रहे होंगे? क्या ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ? एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है ये लॉकडाउन के टाइम में। तो ये सोच आपको बदलनी है। ये मेरी या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो सबको ये काम करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी सोच में बदलनी है। जैसे बाहर की दुनिया में बहुत सारी सोच है कि ये सस्ता है, ये महंगा है। आपको लगता है कि सस्ता सामान ज़्यादा बिकता है, सामान इतना महंगा है तो कौन खरीदेगा? हम सबको अपने जैसा समझते हैं। एक और भी कहावत है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनका एवरेज बन जाते हैं। अगर हम मान लीजिए, अगर मेरी इनकम 20,000 रुपये महीना है तो मोस्टली मैं जिस घर में रहूँगा वो इलाका, वो घर तो उसी तरह के इनकम वाले लोगों का होगा। एक आधा ही होगा जो ज़्यादा या कम होगा, बाकी तो सब मोस्टली ज़्यादा लोग। तो वैसे ही जैसी सोच हो जाती है। तो मैं अपनी इनकम के जैसे ही दुकान पे जाऊंगा, मैं अपनी इनकम के जैसे ही उसमें जाऊंगा, होटल में जाऊंगा या रेस्टोरेंट में जाऊंगा, तो मेरी सोच, मुझे लगता है कि यही चीज़ लोग खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बंदा जो बहुत अच्छा नहीं कमाता, वो कभी किसी 5 स्टार होटल में नहीं गया। अब अगर वो 5 स्टार होटल में जाए या किसी 5 स्टार होटल के बारे में उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक रात एक कमरे में ठहरने का खर्चा 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये भी हो सकता है। अगर उसका कोई दोस्त उसको सलाह दे कि मैं एक होटल बना रहा हूँ जिसमें एक रूम का रेंट 1,00,000 रुपये पर नाइट होगा, तो उसको सलाह देगा, पागल है क्या तू, ऐसे होटल में कौन ठहरेगा? क्योंकि वो आज तक कभी नहीं गया, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो उम्मीद भी नहीं कर सकता कि ऐसे होटल भी होंगे या ऐसे होटल में कोई ठहरता भी होगा। इतना महंगा रूम कौन लेगा? 1,00,000 रुपये में तो फर्स्ट क्लास स्टूडियो अपार्टमेंट महीने भर के लिए किराए पे मिल जाता है। एक रूम में एक रात ठहरने का खर्चा 1,00,000 रुपया कौन देगा, या 50,000 कौन देगा, या 25,000 कौन देगा? वो तो यही सोचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं की है तो 5 स्टार होटल में जा कर के आप काउंटर पे अगर रूम मांगेंगे तो वो भी यही जवाब देंगे, सॉरी सर, नो वैकेंसी। यानी वहाँ भी लोग ठहरते हैं और वहाँ भी फुल हो जाता है। मैं ये फेस कर चुका हूँ। तो ऐसा होता है।
जिस चीज़ के बारे जो लाइफ हमारी नहीं होती, जो लाइफ हम नहीं जी रहे होते, हमें लगता है कि कोई नहीं जी रहा। जिनके पास बहुत इनकम है, जिनके पास बहुत इनकम है, ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों के पॉकेट मनी के ऊपर लाख रुपया महीना खर्च कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिस कुछ दिनों पहले कि शाहरुख खान की एक बेटी का एक मैंने वो पढ़ा था, उसका कुछ उसने कहीं ट्वीट किया था या कुछ, कि वो कहीं जा रही थी ऑडिशन के लिए या समथिंग, तो उसके रास्ते में उसकी ऑडी ख़राब हो गई। ये जगुआर में ट्रैवल कर रही थी, शी वाज ट्रैवलिंग इन अ जगुआर, तो उसकी जगुआर ख़राब हो गई और उसको सेकेंड हैंड जब उसने बैकअप के लिए गाड़ी मंगाई तो उसके घर से ऑडी आई और ऑडी में बैठ करके उसको जहाँ जाना था वो गई। तो उसने ट्वीट डाला कि हैड अ पैथेटिक डे, माई जगुआर ब्रोक डाउन ऑन द वे एंड आई हैड टू ट्रेवल इन अ बुलशिट ऑडी। अब समझिए इस बात को कि उसने बोला कि उसकी जगुआर ख़राब हो गई और उसको एक घटिया सी ऑडी में ट्रैवल करना पड़ा। अब उसके लिए ऑडी घटिया गाड़ी है। बहुत सारे लोग ऑडी का सपना देखते हुए मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जगुआर है। अगर किसी के पास 2 करोड़ की गाड़ी है तो उसको 50 लाख की गाड़ी घटिया ही लगेगी। अगर उसने किसी दिन किसी को ऑल्टो या नैनो में ट्रैवल करते हुए देखा तो उसके लिए सरप्राइज होगा कि लोग इसमें कैसे घुस भी कैसे सकते हैं, बैठ भी कैसे सकते हैं, उसको लगेगा ना। तो ये होता है, आप जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, यू थिंक कि सारे लोग वैसी ज़िंदगी जीते हैं, सारे लोग वैसा ही सोचते हैं और आप उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है वो सोचता है कि गरीबी में कोई कैसे जी सकता है, 20,000 की नौकरी में कोई कैसे घर चला सकता है, 10,000 लोग आप जानते हैं लोग चलाते हैं। और जिसकी कमाई 20-30 हज़ार है वो ये सोचता है कि कोई इतना महंगा सामान, कई बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं ये 40,000 का बीसीएम कौन लेगा। अब मैं एक 30, 40, 50 हज़ार कमाने वाला इंसान हूँ। मैं अगर इतना समझदार हो सकता हूँ कि ये 40,000 की मशीन कोई नहीं लेगा, तो क्या इस कंपनी को चलाने वाले, क्या मिस्टर ली जो लगभग 50 कंपनियों के बिजनेस स्ट्रैटेजी एडवाइज़र हैं, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि मैं ये 40,000 की मशीन बना रहा हूँ, मैं ये 37,000 का एक्यू लाइफ बना रहा हूँ, मैं ये 55,000 का मैट्रेस बना रहा हूँ, मैं ये 45,000 का एच कप बना रहा हूँ, ये कौन लेगा? क्या उनको इतनी अकल नहीं होगी? बिना अकल के उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, 25 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे, 200 देशों में बिजनेस पहुंचा दिया बिना अकल के। क्या इतना कॉमन सेंस उनके पास नहीं होगा? आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी है, आपके पास इतना कॉमन सेंस है कि यार इतना महंगा सामान कौन लेगा? क्या उनके पास ये कॉमन सेंस नहीं होगा? डेफिनेटली मेरा तो मानना है कि मुझसे बेहतर होगा, कई गुना बेहतर होगा, 1000 गुना बेहतर होगा। वो मार्केट को, इकोनॉमिक्स को, लोगों की बाइंग कैपेसिटी को, बिजनेस स्ट्रैटेजी को मुझसे 1000 गुना बेहतर समझते होंगे। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतारा है तो डेफिनेटली सोच समझ के किया होगा। तो इसका मतलब लेने वाले होंगे, खरीदने वाले खरीदेंगे। अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि इसको कैसे मार्केट करना है, किसको टारगेट करना है, कौन खरीद सकता है, वो बंदा कहाँ मिलेगा और क्या बोलने से खरीदेगा। और ये ट्रेनिंग वो दे रहे हैं आपको, हमारे थ्रू, हमारे अपलाइंस के थ्रू, हमारे लीडर्स के थ्रू आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है। आपको सिर्फ ये सोच बदलनी है कि ये कौन खरीदेगा, कौन, क्या, कैसे। ये सारे सवाल आपके पास आएंगे पहले दिन से, जब से शुरुआत करेंगे तब से आएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको सोच बदलनी है। कौन, क्या, कैसे, ये जायज़ सवाल हैं, लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, यार इतना महंगा है ये तो कोई लेगा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें तो हम प्रमोट करने की कोशिश ही नहीं करते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हमारी कंपनी के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप सब अपने अपने दिलों में झांक करके देखिए और ईमानदारी से सोचिए, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट आपने प्रमोट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपने मान लिया कि ये कौन लेगा यार, इतना महंगा, ये पता नहीं किस काम आएगा, ये किस काम का है, ये पता नहीं कौन लेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप वो ले सके। अगर आप कस्टमर होते, आपके पास कोई देने आता तो शायद आप नहीं लेते, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं, इसलिए आपने मान लिया कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर कंपनी ने बनाया है तो मेरे दोस्त ये सोचिए कि वो लोग जो इस कंपनी के लिए बिजनेस प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, वो हमसे, आपसे या हमारे लीडर से कहीं ज़्यादा समझदार हैं, कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 2000 लोगों की टीम है ये सारा प्लानिंग करने के लिए, अकेला बंदा नहीं डिसाइड करता।
वो सारा कुछ लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है हमारे पास, उनके ऊपर सर्वे किया जाता है, सारा कुछ करके मार्केट का एनालिसिस करके ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। इस देश में, जिस देश में 80% से ज़्यादा आबादी 20,000 से कम पर मंथ के खर्च में जी रही है, पूरे महीने के खर्च में, उस देश में भी एप्पल जैसी कंपनी 1 लाख रुपए से ऊपर का फ़ोन लॉन्च करती है या नहीं? और आपको पता है एप्पल की सेल्स के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। आईफोन XR लॉन्च होता है 1,07,000 रुपये के प्राइस पे, और उसकी 10 सेकंड की सेल में 10 लाख यूनिट उस फ़ोन के बिक जाते हैं। ये इंडिया में ही होता है। 1 लाख रुपए का एक मोबाइल, 1 लाख रुपए का एक मोबाइल अगर 10 सेकंड में 10 लाख पीस बिक सकता है, तो आप सोचिए कि 40,000 रुपये का BCM अगर आप 10 लाख पीस बेच दें तो आपका रैंक क्या होगा, आपकी इनकम क्या होगी? कैलकुलेट कर लीजिए, बिजनेस प्लान आपको पता है। 5 लाख इंटू 40, 400 BV है ना, 5 लाख इंटू 400 एक लेग में डालिए, 5 लाख इंटू 400 दूसरे लेग में डालिए। खाली जनरेशन प्लान के, ये खाली बाइनरी प्लान के हिसाब से एक बाइनरी मैचिंग ही कैलकुलेट कर लीजिए, और 4 लेग में डाल दिया तो आप HD तो बन ही जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं उसके लिए एप्पल को क्या करना पड़ा। अपनी वैल्यू वैसी बनानी पड़ी और अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपना स्ट्रैटेजी वैसा बनाना पड़ा। मार्केट तो इंडिया में बहुत बड़ा है, समंदर जैसा है, जितना मर्जी निकाल लो इससे बड़ा मार्केट तो दुनिया में है ही नहीं। हमारे एफर्ट्स कम होते हैं। एप्पल ने उतने एफर्ट्स किए, उसने बेच लिया। आप उतने एफर्ट्स नहीं करते। जिस कंट्री में एक मोबाइल फ़ोन 1 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत पे 10 लाख यूनिट बिक सकता है, उस कंट्री में हम 40,000 रुपये का एक हेल्थ इक्विपमेंट जो 50, 100, 200 बीमारियां ठीक कर सकता है, वो 1 लाख यूनिट भी, 1,000 यूनिट भी बेच सकते हैं या नहीं? और उसके हिसाब से आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन वो 10 लाख यूनिट मोबाइल कैसे बिकता है? जब एप्पल का कोई नया फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है, तो हर मोबाइल पे, हर टीवी पे, हर होर्डिंग पे, हर बंदे की जुबान पे नाम होता है। वो पहुंचा देते हैं घर घर तक, बंदे बंदे तक, ईच एंड एवरी पर्सन तक अपनी बात की नया फ़ोन आने वाला है, नया मॉडल आने वाला है, उसमें ये फीचर होने वाला है। यही बात यहाँ भी लागू होती है कि आपका मैसेज कितने लोगों तक पहुँचता है, कितना इफेक्टिवली पहुँचता है। इट्स जस्ट मार्केटिंग, इट्स जस्ट गेम ऑफ नंबर्स। आपको सोच बदलनी होगी। बिकता तो हर चीज़ है, बिकती तो हर चीज़ है, तो ये मत सोचिए। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले जो भी नेगेटिव थॉट्स है, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, नो, ये सारा कुछ सोचा जा चुका है। 2000 विद्वान लोगों के द्वारा सोचा जा चुका है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स हमेशा ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से हायर साइड पे प्राइस्ड रहे हैं। अब किसी भी इंटरनेशनल लेवल की बड़ी कंपनी को ले लीजिए, ओरिफ्लेम के कॉस्मेटिक्स नॉर्मल मार्केट के कॉस्मेटिक्स से महंगे होते हैं। एमवे के प्रोडक्ट्स भी महंगे हैं। टपरवेयर के जो यूटेंसिल्स हैं और किचन वेयर हैं, वो नॉर्मल मार्केट में जो प्लास्टिक के बर्तन मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा महंगे हैं। तो ये हर कंपनी के साथ है, और हर कंपनी सालों साल से चल रही है। यानी ये सारा कुछ स्टडी किया जा चुका है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी स्टडी करती है, कंपनी प्लानिंग करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, वो ऊपर के टॉप लीडर्स को देती है। वो टॉप लीडर्स फिर मीडियम लेवल लीडर्स को समझाते हैं, उसके बाद फिर वो लोअर लेवल लीडर्स को समझाते हैं, और फिर वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाते हैं। यही स्ट्रैटेजी है, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग में, और यही आपको फॉलो करना है। ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। इतना आसान तो कोई काम ही नहीं है जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, दिमाग की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना आसान है। मैंने पहले शुरुआत के टाइम में बहुत दिमाग लगाता था। मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूँ। शुरुआत के टाइम में मैं कैलकुलेशन करना, ये करना, वो करना, बहुत दिमाग लगाता था। बहुत स्टडीज़ करता था। उससे क्या हुआ, मुझे सीखने का, मुझे बेहतर जानकारी मिल गई, लेकिन सेल नहीं होती थी, सक्सेस नहीं होती, पैसा नहीं आता था। उसके बाद मैंने किया, बाहर में जाए, इतना दिमाग लगाता हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी कम कमाता हूँ, तो बाहर में जाए, दिमाग लगाना नहीं। शेख साहब हैं, 15 साल से कर रहे हैं, 14 साल से कर रहे हैं, अब तो 17 साल हो गए उनको। उस टाइम में, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं दिमाग लगाता था, कि 14 साल हो गए उनको, उन्होंने 14 साल से दिमाग लगाया है। मैं क्यों अपना दिमाग खर्च करूँ? वो दिमाग लगाएंगे, वो जो बोलेंगे मैं कर लूँगा। जावा साहब हैं, जो बोलेंगे मैं कर लूँगा। पांडे सर है, जो बोलेंगे मैं कर लूँगा, जो सिखाएंगे मैं कर लूँगा। बाहर में जाए, उन्होंने दिमाग लगाया, मैं क्यों लगाऊँ?
हो सकता है वो मेरे से कम पढ़े लिखे हों, कम दिमाग लगाया होगा, लेकिन कम दिमाग लगा करके वो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वही सेम चीज़ उतना ही दिमाग लगा मैं उतना कमा लूँगा, बात ही खत्म। फ़ायदा क्या दिमाग लगाने का? ये सोच आपको डेवलप करनी होगी। मैं बहुत अच्छा दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा दिमाग लगा के मैं 5,000 कमाता हूँ, और मेरा जो अपलाइन है, मेरा जो मेंटोर है, वो मान लो उसके पास मेरे से कम दिमाग है, वो कम दिमाग लगा के 5 लाख कमा रहा है, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने से मिल क्या रहा है? फ़ायदा क्या है दिमाग लगाने का? बताइए जरा, कोई फ़ायदा है दिमाग लगाने का, स्मार्टनेस दिखाने का? स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए एग्जीक्यूशन में। प्लानिंग हो चुकी है, हमारा काम प्लानिंग का नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। हम लोग क्या है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कई बार आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कई बार एडवर्टाइजमेंट देख के हमें लगता है ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी बोल देते हैं एडवर्टाइजमेंट में। कई बार आप ऐसा सोचते हैं ना, बोलता कौन होता है सामने? अमिताभ बच्चन बोल रहे होते हैं, या बोलते हैं अक्षय कुमार बोल रहा होता है, या अजय देवगन बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते भाई। दिमाग जो प्लानिंग, जो ऐड एजेंसी है ना, उसमें बहुत सारे ऐड गुरु होते हैं। वो ऐड में एक्टर क्या बोलेगा वो दिमाग लगाना उनका काम है। उनका काम है खाली पर्दे पे कैमरे के सामने वो बोल देना, वो उस चीज़ का कमाते हैं। अगर वो अपना दिमाग लगाने लगेंगे तो नहीं कमा पाएंगे, ऐड ही नहीं मिलेगा उनको। तो यही है हमारे यहाँ जो इतने भी गोल्डन लाइन एंड अबव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, वो कंपनी किसी को ऐसे गोल्डन लाइन बनने का मौका नहीं दे। गोल्डन लाइन मतलब 4 लेग में 4 8 स्टार, मतलब कम से कम 66 लाख की तो 4 लेग में बिजनेस दिया है, यानी कम से कम तो 3 करोड़ के आसपास का बिजनेस दिया है उसने। तो जो बंदा 3 करोड़ का सेल करवा चुका है, उसके सामने ये सारी समस्याएं आ गई होंगी। तो उसने महंगा, सस्ता, घटिया, अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा रिजल्ट, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग मटेरियल नहीं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट खत्म हो गया, बिजनेस प्लान में ये हो गया, वो हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, सब कुछ झेला होगा उसने ये 14-15 साल में। हमको 6 महीना, साल भर, 2 साल होता है, उसमें अगर हमारे सामने इतनी समस्याएं आ जाती है तो 14-15 साल में उस बेचारे ने कितना झेला होगा। सोचिए ज़रा कितना झेला होगा उसने, क्या क्या चेंजेस देखे होंगे। अरे ये मैनेजर अच्छा नहीं है, उन्होंने तो ऐसा तक देखा कि मैनेजर ही नहीं है, तो उन्होंने झेला। उसके बावजूद अगर ये 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की सेल दे दी, तो इसका मतलब वो सब झेलने के बाद जो दिमाग उन्होंने चलाया, जो तरीका उन्होंने लगाया, जो तुक्का उन्होंने लगाया, वो तीर बन गया। वो सक्सेसफुल हो गए, कमा लिया उन्होंने, आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक रास्ता हमारे लिए बना दिया। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, आप रोहिणी में बैठे हुए हैं, आपको इंडिया गेट तक जाना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पहले आदमी है कि आपको इंडिया गेट तक जाना है तो आपको रास्ता ढूंढना है, दिमाग लगाना है, टाइम कैलकुलेट करना है, क्या गाड़ी लेके जाना है, सब समझना है। लेकिन अब जब जानते हैं कि ये बंदा पहले गया हुआ है, वो बंदा पहले गया, वो बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है, तो सबसे आसान तो है ना, उस बंदे से पूछो भाई रास्ता क्या है, वो बता देगा, उस रास्ते पर चले जाओ। जब किसी ने और ने रास्ता बना रखा है, उस रास्ते पे चल के भी आप पहुंच सकते हो और उतना ही कमा सकते हो जितना उस बंदे ने कमाया, तो फिर फ़ायदा क्या है? अपना दिमाग लगाइए, एग्जीक्यूशन में लगाइए, प्लानिंग में नहीं लगाइए। प्लानिंग बताने के लिए सीनियर्स होते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का नियम है। आप सोचेंगे कि वो बेवकूफ़ है तो उसने ख़राब प्लानिंग की होगी। हो सकता है आप समझदार हो, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन वो प्लानिंग आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जो हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग का एस्पेक्ट है, उसमें जो आपका गुरु है उसी की प्लानिंग काम करेगी। ये डेफिनेट है, ये फैक्ट है, और वो चाहे कितना भी बुरा इंसान हो। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्रोफेशन, एक राज की बात बताता हूँ, इसमें अगर आप अपलाइन से झगड़ा भी कर लो ना, आप चाहे उसका बुरा सोच लो, लेकिन अपलाइन आपका बुरा कभी नहीं सोचेगा। मजबूर है बेचारा, पैसा तो नीचे वाले से ही आना है। तो ये खुशकिस्मती है किसी सक्सेसफुल बंदे का डाउनलाइन होना। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब कि आप अपनी अपलाइन से झगड़ा करो, क्योंकि झगड़ा करना तो किसी से भी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इस बिज़नेस की ब्यूटी है कि अपलाइन आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा। तो आपको माइंडसेट से ये नहीं, कई बार हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में ना आए, कई बार हो सकता है कि आपको उसकी बात बुरी लग जाए, कई बार हो सकता है कि आपको उसकी बात लगे कि वो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, या मेरे ऊपर सरकास्टिक कमेंट मार रहा है, मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है लोगों में। कई बार ऐसा फील हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए वो ऐसा कुछ करता नहीं है, वो आपको लगता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक हाउसवाइफ है, गर्मी का समय है और वो घर में खाना बनाती है,
अब ऑब्वियसली गर्म जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके घर में किसी के किचन में एसी तो होता नहीं है। अब गर्मी के टाइम में नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे दिल्ली यूपी जैसी जगहों में अगर कोई हाउसवाइफ अपने घर में खाना बनाती है किचन में, तो सोचिए उसको कितनी परेशानी होती होगी, कितनी गर्मी झेलनी पड़ती होगी उसको। वैसे केस में उसका हस्बैंड आए बाहर से, वो भी गर्मी में बेचारा धूप में कहीं से कमा के परेशान होकर आया, उसकी अलग परेशानी है। वो भी धूप में परेशान होकर के कमा के आया, वो खाना खाने के लिए बैठा, मान लीजिए सब्जी में या किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच हो गया, सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, कुछ भी, वो डांट देता है कैसा फालतू खाना बनाया है ये वो। अब उसकी वाइफ सोचेगी, ईगो में आ गई कि मैंने इतनी मुश्किल झेल करके, इतनी गर्मी में झेल करके खाना बनाया और ये मुझे ऐसा बोल रहा है। उसका हस्बैंड सोचेगा कि मैं मर मर के इतना धूप झेल करके, गर्मी झेल करके बाहर से कमा के आता हूँ, पैसे ला करके आता हूँ, उससे ये सारे घर वाले खाना खाते हैं, ये घर में छाँव में बैठे रहते हैं और मेरे लिए एक अच्छा खाना तक नहीं पड़ा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उससे क्या होगा कि इस छोटी सी बात से रिलेशनशिप खराब होगा। तो वैसी कंडीशन आपको यहाँ भी मिल सकती है। हो सकता है कई बार आप सही हो, आपका अपलाइन आपकी बात ना समझ पाए, हो सकता है कई बार आपकी अपलाइन सही हो, आप उसकी बात ना समझ पाए। लेकिन जैसे जॉब में बॉस इज़ ऑलवेज राइट, आप मानते हैं ना, आप वहाँ ईगो दिखाते हैं क्या? बॉस आपका एसी कमरे में बैठा होता है, आप बाहर से धूप में जाते हैं, फिर भी बॉस आपको डांटते हैं, आप वहाँ ईगो दिखा सकते हैं क्या? तूने मुझे कैसे डांट दिया? लड़ सकते हैं क्या? वो बॉस जो आपको 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 सैलरी देता है, वो बॉस जो हमेशा आपकी छुट्टी और सैलरी काटने के पीछे पड़ा रहता है, उस बॉस को क्या आप ईगो दिखा सकते हैं? क्या आप उसकी डांट का बुरा मान के कोई जवाब दे सकते हैं? है अपने हिम्मत? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो अपलाइन हमेशा आपकी इनकम बढ़ाने के लिए सोचता है, जो हमेशा आपके भले के लिए सोचता है, अगर उसकी कोई बात आपको बुरी लग भी जाए तो उसको ईगो दिखाना या उससे मनमुटाव रखना या उससे दूरी बना लेना कहाँ तक जायज़ है? क्या ये सही है? आप अपने आप से पूछिएगा, मेरे जवाब पे, मेरे ट्रेनिंग के बाद अपने आप से पूछिएगा। घर में और डायरेक्ट सेलिंग में ईगो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑफिस में आप ईगो दिखा नहीं सकते। तो इसीलिए आपको सोचना होगा कि ये बंदा जो आपको सिखा रहा है उसमें आपका भी फ़ायदा छुपा हुआ है। अब जैसे हमारे अपलाइन है, पांडे सर है, या मान लीजिए शेख अबू जैद है या मनोज जावा है, उन सब के भी अपलाइन है, विकास मोहन गोयल सर हैं। विकास मोहन गोयल सर ने अगर कभी डांटा इन लोगों को और इन लोगों ने ईगो दिखाया था, तो क्या आज ये लोग गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर बन पाते? उस समय हो सकता है जिस समय विकास मोहन गोयल 15,000 कमा रहे हो या और शेख अबू जैद 2,000 रुपया महीना कमा रहे हो, उस समय विकास जी ने डांट दिया शेख अबू जैद को, शेख अबू जैद बुरा मान के मुंह फुला के बैठ गए, तो आज वो 2 स्टार गोल्ड लाइन नहीं बन पाते। किसका नुकसान होता है? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो ये किसका नुकसान होता? जब मैं 4 स्टार 5 स्टार था, शेख सर ने मुझे डांट दिया और मैं बुरा मुंह फुला करके बैठ जाता, मैं 8 स्टार नहीं बन पाता, मैं ब्रॉन्ज लाइन नहीं बनूंगा, मैं सिल्वर लाइन नहीं बनूंगा, मैं गोल्ड लाइन नहीं बनूंगा। किसका नुकसान है ये? अपलाइन हमेशा आपके भले के लिए बोलता है। यहाँ पे जो भी आपको सिखाया जाता है, हो सकता है वो आपको 100% गलत लगे, लेकिन आपको अपना माइंडसेट बदलना ही होगा। अब अगर आप दूसरी कंपनी, तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो जिसके हिसाब से आपको माइंडसेट बदलना होगा, आपको सोचना होगा, आपको दिमाग में बिठा लेना होगा कि आपको कुछ नहीं आता है, आप ब्लैंक हैं, आप खाली हैं, आप कोरा कागज़ हैं। आपको जो आपका ट्रेनिंग सिस्टम, आपका जो अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो एक्टिवली काम कर रहा है, वो जो सिखा रहा है वही सही है। जैसे नौकरी में होता है बॉस इज़ ऑलवेज राइट, वैसे ही यहाँ पे जो आपका एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव मेंटोर है, ही इज़ ऑलवेज राइट और सी इज़ ऑलवेज राइट। मर्द औरत का भी ईगो नहीं रखना है कि औरत की बात कैसे मानूं, मर्द की बात कैसे मानूं। ठीक है, चाहे बोलते ना हो, लेकिन ये सच है कि आपकी अपलाइन भी कई बार सीख सकते हैं। मेरी अपलाइन ने मुझसे कई बार सीखा है, मैंने अपने डाउनलाइन से कई बार सीखा है। इसमें कहीं कोई ईगो नहीं होता। प्लानिंग ऊपर वालों को करने दीजिए, एग्जीक्यूशन का काम हमारा है। कितने लोगों को बताना है ये डिसाइड करना ऊपर वालों का काम है। लोगों को कैसे बताना है ये लोगों को ये डिसाइड करना, लोग कहाँ से मिलेंगे ये प्लान करना ऊपर वालों का काम है। वो हमें बता देंगे कि यहाँ से लोग मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे, ऐसे बताना है। अब जाकर के बता देना हमारा काम है। हम क्या करते हैं, हम घुस जाते हैं दूसरे के रोल में।
हम क्या सोचने लगते हैं, कहाँ से लोग मिलेंगे, कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, कितने लोगों को बताएंगे। तो ये हम करने लगते हैं दूसरों का काम, तो जो हमारा काम है बताने का वो रह जाता है। हमारा काम कौन करेगा, फिर बताएगा कौन। हम अगर प्लानिंग करने वाला का काम करने लगेंगे तो एग्जीक्यूशन कौन करेगा। फौज होती है, फौज में एक सेनापति होता है, फौज लड़ती है, सेनापति स्ट्रैटेजी बनाता है लड़ने के लिए। अब अगर या मॉडर्न टाइम में आप कह लीजिए जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, सीईओ होता है किसी ट्रुप का, वो प्लान बनाता है, और जो फौज होती है, जो उसके अंदर जो प्लाटून होता है, वो लड़ाई करती है, कंपनी होती है वो लड़ाई करती है। तो अगर प्लानिंग का काम कंपनी करने लगे तो लड़ाई क्या अकेला सीईओ जाके लड़ेगा, लड़ाई कौन करेगा, लड़ेगा कौन। तो वैसे ही कहाँ जाके बताना है, कैसे बताना है, कितने लोगों को बताना है, ये अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो ये बताने वाला काम कौन करेगा। हम पैसा नहीं कमाते हैं, उसका रीज़न ही यही है कि वो बताने वाला काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम किसी और का रोल निभा रहे हैं, हमारा रोल कोई नहीं निभा रहा। हमारा रोल जब तक निभाया नहीं जाएगा या हमारे रोल के निभाने में कमी हो रही है। मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग को देने के लिए, टीएन्स को देने के लिए रोज़ 4 घंटे हैं। अब उस 4 घंटे में से हमें 4 घंटे एग्जीक्यूशन करना है, काम करना है, बताना है। लेकिन 4 घंटे में हम 3 घंटे ये 1 घंटा ये सोचने में निकाल दिया कि कहाँ बताना है, 1 घंटा ये सोचने में निकाल दिया कि कैसे बताना है, 1 घंटा ये सोचने में निकाल दिया कि कितने लोगों को बताना है। तो फिर हमारे पास बच गया 1 घंटा, हम वो 1 घंटे में जाकर के बताना है करते। तो जो 3 घंटे में सोचा गया वो 1 घंटे में हो तो सकता नहीं, तो होगा क्या, हमारा काम सफ़र करेगा। इसलिए जहाँ पे हमको 4 घंटे के काम के हिसाब से पैसा आ सकता था, वहाँ पे 1 घंटे के हिसाब से आता है। आप अपनी स्थिति देख लीजिए, वही होता होगा। अगर आप अपनी इनकम से खुश नहीं हैं तो आप 100 रुपया उम्मीद करते हैं, वहाँ 25 रुपया आता होगा, क्योंकि 75 रुपये के बराबर का टाइम तो आपने उस काम में निकाल दिया जो काम आपका था ही नहीं। तो जो हम लोग हैं, हम लोग नीचे के लेवल पे, उनका काम प्लानिंग करना नहीं है। प्लानिंग का काम गोल्डन लाइन एंड लेवल लोगों का है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा काम है एग्जीक्यूशन का, वो प्लान कर लेंगे। उनको नहीं बहुत ज़्यादा फील्ड में घुस के लोगों को बताना, प्लान देना, पर्चे बांटना, एडवर्टाइजमेंट करना, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब काम नहीं करते हैं वो। देखा है कभी किसी स्टार गोल्ड लाइन को ये सब काम करते हुए? आप अपनी टीम, वो नहीं करते, उनका ये काम नहीं है। वो बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली दिमाग बैठे रहते हैं, ठंड मार करके टीवी देखते रहते हैं, नहीं, वो प्लानिंग करते रहते हैं। ये प्रोडक्ट आया, इसको कैसे बताना है, ये प्लान आया, इसको कैसे बताना है, कहाँ बताना है, किस तरह के लोगों को बताना है, किस तरह के लोगों को कैसे बताना है। वो अपनी प्लानिंग हमें बताते हैं, हमें उसको एग्जीक्यूट करना है जा करके। ये 2 पहलू हैं, लीडर्स या ट्रेनर्स और एग्जीक्यूटर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये दोनों ही, वो तो काम अपना कर रहे हैं, हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं, पोस्ट भेजते रहते हैं, फ़ोटोज़ बना के भेजते रहते हैं, वीडियोज़ बना, उनके काम में कोई कमी नहीं है। उनके पार्ट में मैं देखता हूँ कोई, उनके रोल में कोई कमी नहीं है। हमारे रोल में कमी है। हमारे पास फ़ोटो आया, मान लीजिए हमारे पास कोएंजाइम Q10 का एक अच्छा सा पोस्टर बन के आया अपने अपलाइन से, ग्रुप में रिसीव हुआ। अब हमारा काम है उसको पूरी दुनिया में फैला देना। हम उसको क्या करते हैं, खोल के बैठते हैं और उस पर PhD करने लगते हैं। इसमें ये ग्रीन कलर क्यों डाला, इसकी जगह रेड होता तो अच्छा था, इसमें ये विदेशी हीरोइन की फ़ोटो क्यों डाली, अपने यहाँ की कोई मॉडल होती तो अच्छा था, इसमें मर्द का ही फ़ोटो क्यों डाला, ये तो औरत के लिए भी है, इसमें औरत का ही फ़ोटो क्यों डाला, ये तो मर्द के लिए भी है, इसमें प्राइस क्यों लिख दिया MRP या DP क्यों लिख दिया, लोगों को MRP कैसे बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम दिमाग में लेकर के बैठ जाते हैं PhD करने, और हमारा सारा टाइम जो हम उसको एडवर्टाइज़ करने में, प्रमोट करने में लगा सकते थे, वो उसी PhD में निकल जाता है। वो हमारा काम नहीं है, वो PhD ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को काबू कीजिए। आप अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे तो पछताएंगे। आपकी सोच आपके हिसाब से चलनी चाहिए। अपने आप पे, अपने इमोशंस पे काबू करना सीखिए, अपनी सोच को बदलिए। ये तो हो गया जनरल डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अब जो लोग टीएन्स में आते हैं दूसरी कंपनी से, उनको भी अपने सोच में कुछ कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। बट टीएन्स के टाइम के डिमांड के हिसाब से 45 मिनट्स निकल चुके हैं, तो मैं अभी दूसरे टॉपिक पे आ जाता हूँ। इस चीज़ को हम शुरुआत में कल डिस्कस कर लेंगे कि विमेन के हेल्थ के लिए, तो जो विमेन है, दे हैव बीन ब्लेस्ड विथ पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो केवल महिलाओं में है। मनुष्यों में केवल महिलाओं को शक्ति दी है भगवान ने, और यही शक्ति है जो उन्हें स्पेशल बनाती है और सबसे ऊपर बनाती है। क्योंकि उनको जो ये शक्ति है, अगर वो शक्ति ना हो, वो मातृशक्ति अगर ना हो महिलाओं में, तो ये प्रकृति चलनी बंद हो जाएगी, ये दुनिया का विकास ही रुक जाएगा। तो जब दुनिया का विकास ही रुक जाएगा तो एक दिन हम नहीं रहेंगे, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा।
और ये शक्ति केवल महिलाओं में है। और इसी वजह से माता का स्थान, महिला मतलब माता, जो आज सब हम जितने भी दुनिया में लोग हैं सबकी माता कोई ना कोई महिला है, और आगे भी दुनिया में जितने लोग आएंगे तो हर महिला माता बनती है, बनना चाहिए, क्योंकि मातृत्व ही एक महिला को पूर्ण बनाती है। तो उस चीज़ की वजह से वो शक्ति देने के लिए महिलाओं के शरीर में भगवान ने कुछ स्पेशल ऑर्गन फिट किए हैं। अब टीएन्स के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो महिलाओं पे भी काम करते हैं, पुरुषों पे भी काम करते हैं, बच्चों पे भी काम करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हैं जो केवल बच्चों के लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो सबके लिए हैं। केवल पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक टीएन्स में नहीं है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि टीएन्स के जो ब्रांड फिलॉसफी है वो महिलाओं का कितना सम्मान करता है। आज तक टीएन्स ने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, आगे आने वाले समय में बने या ना बने आई डोंट नो, लेकिन आज तक टीएन्स ने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जो केवल पुरुषों के लिए हो। या तो वो सबके लिए है, लेकिन लेडी स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए, जिसमें सैनिटरी पैड के बारे में मैं एक ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुका हूं, और सैनिटरी पैड के बारे में तो सब जानते हैं आप। लेकिन कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाएं बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकती हैं। महिलाओं के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से एक प्रोडक्ट है FE+। महिलाओं के शरीर में, खास तौर पे इंडिया के अंदर महिलाओं के शरीर में खून की कमी, HB लेवल का कम होना बहुत ही आम बात है। ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में 70% महिलाओं के अंदर HB लेवल 10 या उससे कम होता है, जबकि आइडियली ये 12 से ऊपर होना चाहिए, 12 से 14 के बीच में होना चाहिए। लेकिन वो 10 से 8, 9, 7, इवन 7 से भी नीचे HB लेवल होता है। इसकी वजह है कुछ लोगों में खान पान, क्योंकि महिलाओं की जो हमारी समाज की आदत है, नॉर्मली महिलाएं सबको खिलाने के बाद घर में खाती है। अगर उनके लिए खाना पीना थोड़ा कम भी बच गया, सब्जी ख़त्म हो गई या 2 ही रोटी बची या थोड़ा ही चावल बचा या दाल नहीं बची, तो वो अपने लिए अलग से फिर से किचन में जाकर के खाना नहीं बनाते, वो जो भी बचा हुआ होता है वो खा लेते हैं। सबको बनाते बनाते कई बार उनके खाने का टाइम ख़त्म हो जाता है। कुछ घरों में प्रैक्टिस होता है कि सुबह महिला उठती है, सबके लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह तो बनाती है, इस बीच में उसको खुद नहाने धोने पूजा पाठ करने का वक्त नहीं मिलता, तो वो उसको खाना तो भी होता है जब वो भगवान को भोग लगाएगी, पूजा पाठ करेगी। इस वजह से उसका ब्रेकफास्ट स्किप होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे स्किप होता है, और उसका लंच भी लेट हो जाता है। सबको खाना खिलाने के चक्कर में, सबको खाना बनाने के चक्कर में वो अपना न्यूट्रिशन पे महिलाओं का ध्यान नहीं होता। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी उनमें कई बार खून की कमी होती है। तीसरा रीज़न ये है कि जो महिलाएं होती है उनका जो खान पान होता है, और एक माइंडसेट है कि महिलाओं को ब्यूटीफुल दिखना है तो उनको स्लिम दिखना होगा। तो ये स्लिम, ये जीरो फिगर, ये वज़न कम रखना, अट्रैक्टिव दिखना, ये जो चाहत होती है, ये ख़ास तौर पर अर्बन महिलाएं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली गर्ल्स होती है, या नवविवाहित जो महिलाएं होती है, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने के चक्कर में वो डाइट पे रहती है, डाइट फूड खाती है, डाइटिंग पे या खाना कम खाती है, स्किप करती है मील्स, जिसकी वजह से उनके शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से बहुत सारी न्यूट्रिएंट की कमी होती है शरीर में, और साथ साथ खून की भी कमी होती है, HB लेवल की भी कमी होती है। थायराइड की प्रॉब्लम भी महिलाओं में ज़्यादातर होती है, उसकी वजह से भी HB लेवल कम हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट HB लेवल कम होने से, जैसे ब्लड है तो जो ब्लड की कमी होने से, HB लेवल कम होने से आपका 12.9 है, तो डेफिनेटली आप टीएन्स के मेंबर हैं इतने टाइम से, तो 12.9 तो होना ही चाहिए। अगर कम होता तो वो बुरी बात थी। तो डेफिनेटली HB लेवल कम होने की वजह से बहुत सारे तरह की, HB लेवल कम होना अपने आप में एक बीमारी को डिनोट नहीं करता, ये बहुत सारे बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, या बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। सबसे बड़ा इम्यूनिटी लो होने का, अगर HB लेवल कम है किसी का, तो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया का अगर अटैक होगा, तो जिस महिला का या जिस भी पुरुष का HB लेवल कम है वो जल्दी ही उस बीमारी के चक्कर में आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि HB लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए, जितना 13-14 HB लेवल तो हर महिला को कम से कम मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं।
अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो तो सब कोई जानते हैं कि आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां प्रेगनेंसी के दौरान खिलाई जाती हैं महिलाओं को, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और सभी रिकमेंड करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि महिला के शरीर में एक नए जीवन का वो हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा आयरन चाहिए। आयरन का जो ज़रूरत है वो बच्चे के विकास के लिए भी होता है, तो इसीलिए उसको आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई महिला ये सब ग्रहण करती है या कोई भी आदमी जब आयरन या फॉलिक एसिड की गोलियां खाता है, तो आयरन दो तरह के होते हैं। एक तो जो आप सब जानते हैं लौह या वजीह है, तो वो ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। आप मार्केट से कोई भी आयरन सप्लीमेंट खरीदेंगे तो वो आयरन सप्लीमेंट क्या करता है, वो एक हैवी मेटल है। वो आयरन सप्लीमेंट वो या आयरन की गोली अगर आप खरीदेंगे मार्केट से, उसको एक कागज़ पे रखिए, नीचे कोई मैग्नेट घुमाइए, तो वो क्या करेगा कि वो उसके साथ साथ मूव करेगा। मतलब जो भी आयरन है वो लोहा है, वो मैग्नेट में तो चिपकेगा, तो वो उसके साथ मूव करता है, यानी वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसके अंदर लोहा है, ये तो साबित हो गया। लेकिन जो खनिज वाला लोहा है वो ही उसमें चिपकेगा। अगर आप टीएंस के Fe+ को अगर आप ऐसा करेंगे तो वो उसमें नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें जो आयरन है, जैसे हर इंसान के शरीर में आयरन होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी आयरन होता है। हमारे शरीर के अंदर इतना आयरन है कि 2 इंच की एक कील बन सकती है। एक हेल्दी एडल्ट के शरीर में इतना आयरन होता है कि 2 इंच की एक कील बन सकती है। तो वैसे ही पेड़ पौधों में भी आयरन होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, और ज़मीन के अंदर से जो आयरन निकाला जाता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो डेफिनेटली अगर पेड़ पौधों का आयरन निकाल करके प्लांट एंजाइम से, टहनियों से, पत्तों से, तने से अगर आयरन निकाल करके सप्लीमेंट बनाया जाए तो बहुत कम मात्रा में वो आयरन अवेलेबल है, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो वो रॉ मटेरियल भी कम है, तो डेफिनेटली उससे जो सप्लीमेंट बनेगा वो महंगा होगा। इसीलिए मार्केट में मिलने वाला जो आयरन सप्लीमेंट होता है वो बहुत सस्ता होता है। जो टीएंस का आयरन सप्लीमेंट है वो मार्केट वाले से महंगा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? जो ज़मीन के अंदर मिलने वाला जो लोहा है, उससे जो उसके एक्सट्रैक्ट से जो सप्लीमेंट बनाया जाता है वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही मुश्किल होती है, और उसका ऑक्सीडेशन भी फास्ट होता है। यानी अगर आप उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं तो वो शरीर में कहीं, एक तो सबसे पहले वो डाइजेस्ट होने में टफ़ है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन। आपने सुना होगा कि 80 to 90% लोग जो मार्केट में मिलने वाले आयरन सप्लीमेंट्स को खाते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन करते हैं। उनका जो लैट्रिन होता है वो सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, वो पास नहीं करता ठीक से, उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको। अब अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, और प्रेगनेंसी में आयरन खाना ज़रूरी है। तो इस वजह से जो बाहर के सप्लीमेंट उसका ये प्रॉब्लम। तो दूसरा, उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन भी कम है। अपना शरीर लोहे को पूरी तरह से जो उससे जो एक्सट्रैक्ट से जो बनाया गया उसको पूरी तरह से तो पूरा फ़ायदा भी नहीं मिलता। लेकिन जो प्लांट एंजाइम से बनाया गया जो आयरन है, जो हमारा Fe+ है, वो 100% कंज्यूम होता है बॉडी में, और इसको खाने से कोई कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसकी वजह से जब HB लेवल कम हो और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है तो बाहर का आयरन और फॉलिक एसिड आप महीनों तक खाते रहिए, उतना फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि जिन चीज़ों में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा बहुतायत में होती है, आपको बोला जाएगा चुकंदर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, जिसमें तांबई या रेडनेस, जिस भी फ्रूट एंड वेजिटेबल के कलर में तांबई या रेडनेस या कत्थई ये सब कलर होते हैं, उसमें माना जाता है कि आयरन की मात्रा होती है। तो वो खाने से आपके शरीर में वो कमी पूरी होने लगती है। वो इसलिए बोला जाता है खाने के लिए, रादर देन आयरन सप्लीमेंट्स खाना, वो इसलिए खाने के लिए बोला जाता है कि आपके शरीर में वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है। अगर आप गाजर खा रहे, चुकंदर भी खा रहे, तो साथ में आपको फाइबर भी मिल रहा है। तो आयरन के साथ साथ यानी फाइबर भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन करता है, लेकिन हमारा जो आयरन है Fe+ है वो इतना प्योर है और इतना सुपाच्य है, वो आसानी से पचने वाला है कि कॉन्स्टिपेशन पैदा ही नहीं करता। अब बहुत सारे लोग जो नेचुरल तरीके से मिलने वाली चीज़ है वो तो बेस्ट होती ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, या इस तरह की जो चीज़ें होती है, अनार हो गया, जो इस तरह की चीज़ें होती है वो खाना पसंद नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं है। खाएंगे भी तो कितना खाएंगे, बहुत कम मात्रा में। जैसे पूरा हमारा शरीर इतना बड़ा, से उसमें 1-2 इंच की कील के बराबर इतना कम लोहा है, तो अगर आप कोई खाता है और अगर उसको, अगर मान लीजिए किसी का लेवल HB लेवल
8 से कम है तो उसको डेली कम से कम 6 गाजर, 2 अनार और 4 चुकंदर खाने होंगे डेली। अगर वो केवल फल हो तो ये क्या पॉसिबल है आमतौर पे ऐसा कर पाना डेली बेसिस पे? 2-3 दिन तो इंसान कर भी ले और 2-3 दिन के बाद उसका मन उब जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे जो 2 कैप्सूल है, जो 1 दिन का डोज है, वो आपको इतनी मात्रा में प्लांट आयरन एंजाइम देते रहते हैं। लौह-ए-अवज प्लांट से निकाला हुआ, प्लांट एक्सट्रैक्ट का लौह-ए-अवज हमारे 2 Fe+ कैप्सूल, इसीलिए Fe+ कैप्सूल जो है वो 60 कैप्सूल की पैकिंग में आता है। 1 दिन का 2 कैप्सूल का डोज है और इतना आपको मिल जाता है जितना आपको 6 कैरेट, 2 अनार पोमीग्रेनेट और 4 चुकंदर, इससे जितना आपको मिलेगा वो आपको 2 Fe+ कैप्सूल से मिल जाता है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, प्लांट एंजाइम का है। डाइजेशन में कोई परेशानी नहीं, प्लांट एंजाइम का है। नो कॉन्स्टिपेशन, प्लांट एंजाइम का है। कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। तो ये एक फ़ायदा है और जिससे HB लेवल तो बढ़ ही जाता है। और साथ में हमारा जो Fe+ है, अब बोलता है आयरन आपके शरीर को मिल गया, लेकिन आयरन आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है। खून बनाता है और जो खून की कोशिकाएं बनती है उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी में। आपने जब Fe+ के बारे में देखा होगा, मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप आज प्रोडक्ट बुक खोल करके या जो प्रोडक्ट का पैकिंग है उसको देखिए। Fe+ में Fe+ के साथ साथ बहुत तरह के विटामिन्स भी हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसीलिए कहा जाए। लेकिन जब हम फल और सब्जियां खाते हैं, एक तो आजकल खाद और पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से उगाई जाती है सब्जियां। अगर गाजर हो या अनार हो या चुकंदर हो या कुछ भी, जो आयरन एब्जॉर्ब करेगा वो कहाँ से? ज़मीन से ही एब्जॉर्ब करता है। तो ज़मीन से वो लोहा एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके साथ जो ज़मीन में पानी जाता है उसमें जो उसके वो घुलनशील जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल एब्जॉर्ब करता है और वही हमारे इसमें। लेकिन आजकल ज़मीन में उतना मिनरल है नहीं, तो उसमें भी वो मात्रा कम होती है और साथ में विटामिन्स की भी मात्रा कम होती है। तो आपको शरीर को पूरे अनुपात में, ताकि जिस रेशियो में उसको काम करने के लिए, आयरन को आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस रेशियो को, कि हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि बाहर से लोग आयरन की गोलियाँ खरीद के तो खाते रहते हैं। ख़ासतौर पर हर महिला ने जो कभी प्रेग्नेंट हुई है या हर किसी के घर में कोई अगर मैसेज हो तो उसने देखा होगा उनको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खाते हुए। सरकार फ्री में भी बांटती है क्योंकि प्रेगनेंसी में ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो जब उनको आयरन मिलता है, लेकिन उसके कई लोग आपने देखा होगा 6 महीने से, साल भर से आयरन की गोलियाँ खा रहे, फिर भी उनका HB लेवल नहीं बढ़ता। HB लेवल बढ़ने का मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसका बढ़ना। अब जो डाइजेशन पूरा नहीं होगा, जो लौह-ए-अवज है, लौह-अयस्क है, जो उसका जो एसेंस है, जो आपने ज़मीन से निकाल के खाया हुआ वो सप्लीमेंट या वो मेडिसिन खाई है, वो अगर पूरी तरह से डाइजेस्ट और बाइफर्केट नहीं होगा तो वो हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं करेगा बॉडी में। अगर होगा भी तो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए जिन माइक्रो और फाइटो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, अगर साथ में आप वो भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सस्ता वाला आपने आयरन चुना, उसके साथ कुछ भी नहीं है, वो प्योर आयरन है, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो वो हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप आयरन तो खाए जा रहे हैं, आपके शरीर में आयरन बढ़ता जाएगा, उसके साइड इफेक्ट से होने वाली जो परेशानियां हैं, कॉन्स्टिपेशन या कुछ, वो तो होता जाएगा, लेकिन आपका HB लेवल नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। तो जो इम्यूनिटी की इश्यू थी और जो बीमारियां थी दूसरी, वो दूर नहीं होंगी। इसीलिए टीएंस में जब भी कोई सप्लीमेंट बनाया जाता है तो टीएंस में जो सप्लीमेंट, टीएंस की प्रोडक्ट फिलॉसफी कहती है कि शरीर की जो ज़रूरत का मेन कंपोनेंट है वो आपका मेन इंग्रेडिएंट होगा। उस मेन इंग्रेडिएंट या उस मेन कंपोनेंट को फंक्शन करने के लिए जो सब्सिडरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सब्सिडरी कंपोनेंट्स चाहिए, जो उसको काम करने के लिए ज़रूरी है, वो सारे भी उसमें डाले जाते हैं। अब अगर इस कॉम्बिनेशन से कोई भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट होने का कोई 1% भी चांसेस है तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो भी उसमें डाले जाते हैं। ये है टीएंस की प्रोडक्ट फिलॉसफी। तो अब जैसे कोई बड़े साहब है, वो हो गया मेन इंग्रेडिएंट। वो अगर ऑफिस आएंगे तो ऑफिस खोलने वाला चपरासी भी चाहिए, ऑफिस में साफ़ सफाई करने वाला साफ़ सफाई वाला भी चाहिए, साहब को गाड़ी में बिठा करके ऑफिस तक पहुंचाने वाला ड्राइवर भी चाहिए, और उसके अलावा ऑफिस में उनको चाय पानी पिलाने के लिए या उनकी फाइल्स लाने के लिए अर्दली भी चाहिए, है या नहीं है? अगर केवल साहब को ऑफिस आना हो तो केवल साहब के ऑफिस आने से तो काम नहीं हो जाएगा ना। साहब ऑफिस पहुंच जाएंगे, अगर खोलने वाला चपरासी नहीं आया तो ऑफिस ही नहीं खुलेगा, साहब ऑफिस के अंदर कैसे जाएंगे? अगर वो पियोन नहीं आया, जो की ऑर्डली है, वो नहीं आया
साहब ऑफिस तो पहुंच गए, अब साहब को कोई फाइल देख करके काम करनी है, लेकिन साहब को तो पता ही नहीं होता फाइलें कहाँ रखी है, कौन से अलमारी में रखी है। वो फाइल नहीं निकाल पाएंगे, काम नहीं होगा। साहब का पीए नहीं आया, किसी से फ़ोन पे बात करनी, उसका नंबर ही नहीं पता होगा साहब को, तो काम नहीं होगा। वैसे ही केवल मेन इंग्रेडिएंट से लोग क्या करते हैं, कई बार कई मेन इंग्रेडिएंट के ऊपर कई कंपनी प्रोडक्ट बना देती है। केवल मेन इंग्रेडिएंट से काम नहीं होता। मेन इंग्रेडिएंट आपके शरीर में जाके फंक्शन करे, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। वो फंक्शन सही ढंग से सही जगह पे करे, उसके लिए किसी और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हो सकती है। इन सारे फंक्शंस को मिला करके कोई दूसरी समस्या ना पैदा हो, उसको रोकने के लिए किसी और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें सही अनुपात में जब मिलाई जाती है तब बनता है एक परफेक्ट सप्लीमेंट, और तब उसको WHO से या किसी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं से अवार्ड मिलता है, तब उसको FDA मान्यता देता है। और इसी वजह से TNS अगर कुछ भी बनाता है तो उसको आविष्कार या चमत्कार ही कहा जाता है, क्योंकि TNS इन सारे पहलू पे गौर करके, हमारा अपना R&D होने का, अपना रिसर्च होने का यही फ़ायदा होता है कि इन सारे पहलू पे गौर करके पूरा रिसर्च करके ही कोई सप्लीमेंट बनाया जाता है। तो हमारा Fe+ भी वैसे ही बनाया गया है। तो आगे जब भी आपको किसी को समझाना हो कि हमारा Fe+ मार्केट में मिलने वाले आयरन सप्लीमेंट से कैसे अलग है, तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। कल हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान एक और सप्लीमेंट है जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो है जिंक+। वो कैसे महिलाओं के लिए और जो आने वाला बच्चा है, जो पेट में पलने वाला बच्चा है, उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे वो मतलब कि बाकी कुछ और दो ना दो, जिंक तो होना ही चाहिए, वो कैसे फ़ायदेमंद है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा कल जो मैंने बताया कि दूसरी कंपनी से आने वाले लोगों को अपने माइंडसेट के में क्या चेंजेस लाने चाहिए TNS स्टार्ट करने से पहले, कि TNS क्यों अलग है बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज से। प्रोडक्ट तो अलग है ही, बिजनेस प्लान तो अलग ही है, लेकिन फ़िलॉसफी भी डायरेक्ट सेलिंग की ही कंपनी होते हुए भी TNS की डायरेक्ट फ़िलॉसफी भी दूसरी कंपनी से अलग है थोड़ी। वो क्या अलग है, क्यों अलग है, और अपने माइंडसेट में अगर आप दूसरी कंपनी से आए हैं तो क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा महिलाओं के बारे में अगर मौका मिला, टाइम रहा, क्योंकि जो दूसरा टॉपिक होगा दूसरी कंपनी वो थोड़ा छोटा होगा, तो कल हमें इस हेल्थ टॉपिक पे बात करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि 2 या 3 प्रोडक्ट के बारे में, महिलाओं के बारे में बात कर सकूं, और ये प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक हो जाने के बाद हम उनके डिजीज स्पेसिफिक होने की कोशिश करेंगे। जैसे रसौली की प्रॉब्लम केवल महिलाओं में होती है, उस जो यूट्रस में रसौली हो गई या ओवरी में रसौली हो गई, तो उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, क्या क्या थेरेपीज हो सकती है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ और हेल्थ इश्यूज़ हैं जो महिलाओं में होता है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों के जो सवाल होंगे उन सब का मैं आंसर करूंगा। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बार बार हाथ धोइए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। घर से बाहर जब तक बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो मत जाइए, घर के अंदर रहिए। लॉकडाउन हो सकता है कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का एड्रेस है, हो सकता है लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिले, हो सकता है उसमें कुछ सख्ती बढ़े। जो भी हो, सरकार की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पालन कीजिए। और उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु। वो एप्लीकेशन उस पर भी, एंड्रॉयड पे भी, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, और iOS जो प्लेटफॉर्म जो एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं उसमें भी अवेलेबल है। तो आप उसको डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, और उसमें जो भी आपके हेल्थ कंडीशन के बारे में सवाल पूछे गए उन सब का जवाब दे दीजिए। अगर अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, या आपने अभी लास्ट में कुछ दिनों से बाहर विदेश ट्रैवल नहीं किया है, या किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, या आप हेल्थ वर्कर नहीं है, तो आपको ग्रीन जोन में दिखाएगा, और ये सबको दिखाएगा। लेकिन आपको दिखाएगा मेरे को ग्रीन जोन में दिखा रहा है तो मेरे लिए ऐप किसी काम का नहीं है, फालतू में मेमोरी ख़राब करेगा, ऐसा नहीं है। वो ऐप क्या करता है, ब्लूटूथ के द्वारा, और आपके लोकेशन को और ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना है, तो उसके द्वारा ट्रैक करता है आपकी मूवमेंट को। हो सकता है आप आज से 5 दिन पहले किसी इंसान से मिले जो हेल्दी था, आप दुकान पे गए, वो आपका दुकान वाला हेल्दी था, तो आपको लगा कि मैं भी हेल्दी, वो भी हेल्दी, कोई बात नहीं। लेकिन उसने भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया, और उसने डाला कि आज उसको मान लीजिए वो कोविड पॉजिटिव पाया गया, या उसको जुकाम वगैरह हो गया, तो वो उसमें अपडेट करेगा, तो आपको उस ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा कि आज जिससे 5 दिन पहले आप मिले थे उसको कोविड-19 यानी जो कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, तो अब आप भी सावधान हो जाइए, आप भी अपना चेकअप करा लीजिए। ये फ़ायदा है उस ऐप का कि वो आपके मूवमेंट को ट्रैक करता है, आप किससे कांटेक्ट में आ रहे हो उसको ट्रैक करता है, तो उसकी वजह से आपको अर्ली वार्निंग मिल जाती है कि कहीं आप किसी
ऐसे इंसान से तो नहीं मिले थे जो आज उस टाइम तो शायद वो भी पॉजिटिव नहीं था, लेकिन आज वो टेस्ट हो गया है पॉजिटिव। तो आपको ये पहले से वार्निंग मिल जाती है, तो आपको अपनी हेल्थ को बचा के रखने में आपको, तो फिर अगर आपको लग गया कि नहीं मैं परसों एक दुकानदार या एक कैब में ट्रैवल किया था, वो कैब वाला आज पॉजिटिव हो गया, या दुकान में मिला था, एक पुलिस वाले से बात की थी, वो आज टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो आप सावधान हो जाएंगे कि हो सकता है कल को मेरे में भी सिम्टम्स आ जाएं। तो अपने आप को आप सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं, अपने फैमिली से दूर कर सकते हैं। हो सकता है आप बच जाएं, आपको इन्फेक्शन ना हो सकता है आप ना बचे, आपको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन कम से कम आप अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को बचा सकते हैं अगर आपको ये अर्ली वार्निंग मिल गई तो ये आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे लोग अपने उसमें डाउनलोड कीजिए और अपनी जानकारी के हिसाब से सही जानकारी उसमें फीड कीजिए। उसके बाद अपना ब्लूटूथ और लोकेशन के सर्विस ऑलवेज ऑन मोड में रखिए, ये आपको बचा के रखेगा। थैंक यू। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। कल फिर मिलेंगे।